नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 131 पार्ट 2। और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में यानी इसके पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या किया था, स्टार्ट किया था। हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया? हमने सबसे पहले वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन होती है या फिर वेव इक्वेशन इन फॉर ई और वेव इक्वेशन फॉर एच हमने क्या किया था, फाइंड किया था। उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन देखा था कि उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, और हमने पाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। आज का हमारा जो एम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हमें ये सिद्ध करना है या प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो नेचर में कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। वेव दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे अगर कोई रस्सी में कोई ये वेव इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जब हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ मीडियम कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं। और अगर वहीं पर जब मैं साउंड वेव की बात करता हूं तो साउंड वेव कैसी है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यानी यहां पर जो वाइब्रेशन ऑफ मीडियम है वो कैसा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है। यानी यहां पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, अप डाउन, मतलब इन केस ऑफ ट्रांसवर्स नेचर या फिर इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो मीडियम होता है वो अप डाउन क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। बात समझ में? ये तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। क्योंकि क्लास 11th में हमारे पास क्या थी, वेव थी, और वहां पर हमने ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सर लोगों ने हमें पढ़ा रखा है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं किसकी, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो थोड़ा बहुत रिकैप कर ले हमने। तो यहाँ पे लिख के चलो, टिल नाउ, जैसे आता है ना एपिसोड आते हैं सास बहू वाले, उसमें लिख के आता है रिकैप लिख के आता है या फिर टिल नाउ लिख के आता है। तो अभी तक हमने देखा, क्या देखा, पहली चीज हमने देखी थी वेव इक्वेशन। क्या देखी थी, वेव इक्वेशन। क्या होती है वेव इक्वेशन बताओ? फॉर ई, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन यहाँ पर लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 1/c² एंड दिस इज पार्शियल स्क्वायर ई डिवाइड में कितना था, पार्शियल t²। और ये कुछ इक्वेशन नंबर 3 थी अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो। और जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी, फॉर h, तो डेल स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/c² एंड दिस इज पार्शियल स्क्वायर ई और अपॉन कितना आ गया, पार्शियल t² एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 6। इसे हमने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 6 बोला था, ठीक है। आप तो सीधे उसके नीचे लिख के चलोगे ना, जो आपने जहां पर हमने कल वाला लेक्चर खत्म किया है आप उसके नीचे लिख के चलोगे। अब मैं नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत मेरे को यहां पर आपको समझाना पड़ेगा, रिकैप देना पड़ेगा। और इन दोनों इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन फाइंड किया था हमने, एंड सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 इज इक्वल टू ई इक्वल टू क्या था मेरे पास, हियर वी हैव ई नॉट वेक्टर ई की पावर आयोटा, और यहां मेरे पास क्या था, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर एंड माइनस का ओमेगा टी, एंड दूसरा क्या था हमारे पास, एच वेक्टर इज इक्वल टू एच नॉट वेक्टर इंटू ई की पावर आयोटा, और ये मेरे पास क्या था, के डॉट आर वेक्टर एंड माइनस का ओमेगा टी। ऐसा कुछ था हमारे पास। एंड सेड इज सम इक्वेशन, कंबाइनली कुछ इक्वेशन नंबर 10 या 11 बोल दिया था हमने इसको, कितना बोल दिया, 11 बोल दिया था, ठीक है। क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 11। तो इस टाइप से हमने क्या निकाला था, इक्वेशन 3 और 6 का सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है। ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आयोटा के डॉट आर, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी, और एच वेक्टर इक्वल टू क्या था हमारे पास, एच नॉट वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस का ओमेगा टी। एक खासियत क्या थी यहाँ पर, जो एच नॉट और ई नॉट है दोनों कैसे एम्पलीट्यूड हैं, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड हैं, और जो वेव फंक्शन यहाँ पर ई और एच है ये कैसे वेव फंक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, ठीक है। किस फॉर्म में है हमारी वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन, किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ओके। और दूसरी चीज जो यहाँ पर के है, इसको हमने क्या बोला था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोला था। जो मैंने बोला था आपको ध्यान रखना है कि दिस के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट या प्रोपेगेशन वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोपेगेशन वेक्टर बोलते हैं। एंड दिस प्रोपेगेशन वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी प्रोपेगेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होगी उस डायरेक्शन में होगी। यानी के इज ऑलवेज डायरेक्टेड, किस डायरेक्शन में होगा ये, के इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू के इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एंड दिस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो एन कैप है वो क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ propagation
ये बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बार समझ में आई तो इसका मतलब आपको पिछला लेक्चर क्या आ रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रखा है। नाउ अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर वेव ट्रेवल कर रही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो वहां पर क्या वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेंगे, यानी E और H क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो हमें यह प्रूव करना है कि जो E और H है वो दोनों क्या होते हैं, इस n कैप के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि n कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो अगर मेरे पास E और H दोनों n कैप के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो हम क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसी है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। मैं यही बोल सकता हूं जो E और H दोनों हैं वो K के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज K इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये बात समझ में आई आपको? ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ना क्वेश्चन ये है कि प्रूफ कैसे होगा। अब देखो, जब मैंने इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 की बात की थी तो इनका डेरिवेशन कहां से हुआ था, यहाँ पे किन इक्वेशन की हेल्प से हमने इनको ड्राइव किया था, मैक्सवेल की इक्वेशन से, और वो भी किन दो इक्वेशन से, जो थर्ड इक्वेशन थी और फोर्थ इक्वेशन थी, उनकी हेल्प से हमने क्या किया था, इसको ड्राइव किया था। लेकिन ऊपर की जो दो इक्वेशन थी ना, उन पर हम गए ही नहीं, यानी उनका हमने यूज एक दो जगह यूज किया था, लेकिन हमने डायरेक्टली वहां से कुछ भी चीज स्टार्ट नहीं करी, यानी बीच में तो हमने यूज कर लिया था उनको, लेकिन डायरेक्टली हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज नहीं किया, यानी वहां से हमने अभी तक कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उन दो इक्वेशन को इग्नोर कर देंगे, तो वो दो इक्वेशन भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेट करने में कुछ न कुछ अपना योगदान देंगे, और वही दो इक्वेशन मिलकर बताती हैं कि जो नेचर होता है कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, कैसे बताती हैं, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, नाउ अब इसके नीचे ये तो मैंने अभी तक आपको कहते रिकैप दिया, आप वो लिख के चले होंगे। तो सिंस वी नो, सिंस ऐसे लिख के चलो यहां पर, सिंस फ्रॉम Maxwell's equation in free medium, free space, उसमें भी कौन सी इक्वेशन, अगर आपको कल वाला लेक्चर ध्यान में है तो वहां पर क्या थी, इक्वेशन 2a इक्वेशन थी, थी नहीं थी? तो फ्रॉम इक्वेशन 2a वी हैव, सॉरी 2a नहीं 2b लिखो, 2b थी ना, 2b वी हैव व्हाट वी हैव कि डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू कितना था, 0 था। कितना था, डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ओनली फॉर फ्री स्पेस। किसके लिए है ये, फ्री स्पेस के लिए, कि डाइवर्जेंस ऑफ E कितना होता है, 0 होता है। ये कहते हैं मेरे पास इक्वेशन 2b एक इक्वेशन थी। अब एक काम करो जो E है मेरा वो कितना है, ये है, तो E की वैल्यू यहां से उठा काम पुट कर दो, उधर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास है, सिंस वी नो E इक्वल टू, ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 पुट द वैल्यू ऑफ E here, तो what we get this thing equal to, this is E नॉट वेक्टर और इनटू कितना आ गया, E की पावर आयोटा, और अंदर कितना आ गया ये K वेक्टर डॉट R, एंड दिस इज माइनस, फिर कितना आ गया ये ओमेगा इंटू T, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, आया नहीं आया? अब देखो फिर अगर मैं ऐसा बोलता हूं इसको, या फिर मैं एक बार के लिए राइट हैंड साइड सॉल्व कर दूं कि दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ E के बराबर है या नहीं? ऐसा बोल सकता हूं इसको मैं, आंसर आज ही बोल सकता हूं। ओके, मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, चलेगा। तो यहां से मेरे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ E आ गया वो कितना आ जाएगा, देखो। अब देखो यहां पर जो E नॉट होगा ना, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको E नॉट क्या लिख सकता हूं मैं, तो उससे पहले एक चीज ऐसे कर लिखो, तो सिंस वी है, जो वी हैव E नॉट इक्वल टू क्या है, दिस इज E नॉट x, यानी E नॉट का x के लॉन्ग कंपोनेंट इंटू एक्स कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये E नॉट y इंटू वाई कैप प्लस E नॉट z इंटू कितना आ जाएगा, z कैप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस E नॉट को ऐसे लिख सकता हूं, आंसर आज ही लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं k की बात करूं तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, k इक्वल टू आ जाएगा एक इसका x का लॉन्ग कंपोनेंट, तो kx इंटू एक्स कैप, फिर प्लस कितना आ गया ky इंटू वाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर kz इंटू कितना आ जाएगा, z कैप आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर r वेक्टर लिखूंगा तो दिस r वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा वाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड कैप आ जाएगा। अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, किसको, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर को कैलकुलेट करूं, तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ, वाई कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एक्स के एक्स प्लस वाई सॉरी वाई के वाई,
फिर प्लस आ गया मेरे पास कितना जेड के जेड आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई कहां से आया, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट था कि आर डॉट क्या कर दिया हमने, सॉरी के डॉट क्या कर दिया हमने आर कर दिया। अब एक काम करो, इन सब वैल्यू को उठा कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना कि यहाँ पर डाइवर्जेंस और ई नोट की जो कितना पुट कर दोगे आप, ई नोट की जो आ जाएगा मेरे पास कितना ई नोट एक्स इंटू एक्स कैप, फिर प्लस कितना आ गया ये ई नोट वाई इंटू वाई कैप इंटू वाई कैप, फिर प्लस ई नोट जेड इंटू कितना आ गया जेड कैप आ गया, और फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना ई की पावर आयोटा, और इसकी जो इस वाले की जो कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज़ आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या एक्स के एक्स प्लस का वाई के वाई, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये जेड के जेड, एंड माइनस कितना आ गया ये ओमेगा इंटू टी आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस इसकी वैल्यू पुट कर दो, डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी होती है, डेल ऑपरेटर है ये, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू दिस इज एक्स कैप और कितना होता है पार्सल ओवर पार्सल एक्स, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये वाई कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर प्लस कितना आ गया ये जेड कैप कितना आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल जेड, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, फिर यहाँ पर कितना आ गया डॉट, और अंदर कितना बच गया ये दिस इज ई नॉट एक्स इंटू एक्स कैप, फिर प्लस ई नॉट वाई इंटू वाई कैप, फिर प्लस कितना आ गया ये ई नॉट जेड और इंटू कितना आ गया जेड कैप आ गया, और मल्टीप्लाई में ये पूरी चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इंटू में कितना आ गया ये ई की पावर आयोटा दिस इज एक्स के एक्स, फिर प्लस का कितना आ गया वाई के वाई प्लस जेड के जेड, एंड माइनस कितना आ गया ये ओमेगा टी आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको ना। अब देखो, अब ये जो मेरे पास क्या है, ये ई की पावर समथिंग है, ये क्या होगा पहले इसके साथ इंटू होगा, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर ये डेल ऑपरेटर इसमें क्या होगा अप्लाई होगा। देखो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, अगर मैं सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, इसकी रिस्पेक्ट में यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ई नॉट एक्स ये क्या है एज ए कांस्टेंट है, बिकॉज दिस ई नॉट इज कांस्टेंट, तो ई नॉट एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ई नॉट एक्स कहां जाएगा बाहर आ जाएगा, ई नॉट एक्स कहां जाएगा बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, देखो अंदर मेरे पास बच जाएगा क्या एक्स डॉट एक्स कितना हो गया एक्स डॉट एक्स 1 हो गया, तो ई नॉट एक्स बाहर आया, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा इस पूरी से, यानी ई की पावर समथिंग का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, तो ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई की पावर समथिंग, यानी कितना आएगा मेरे पास ई की पावर समथिंग, फिर समथिंग का जब मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा, जो के एक्स है वो तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स का कितना कितने बार हो जाएगा 1 बार, तो मेरे पास कितना बचेगा देखो आयोटा, और फिर कितना आ जाएगा ये एक बार पूरा कर दूं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ, यहाँ आप कर लोगे, देखो यार पूरा कर ही लेते हैं, ठीक एक एक करके बढ़िया करके कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास ऐसे, मैं सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसके साथ इसके साथ, बाकी टर्म को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको बाद में ले लूंगा। तो मेरे पास ये आ गया मेरे पास एक्स कैप डिवाइडेड बाई पार्सल एक्स ओवर पार्सल ओवर पार्सल एक्स, और फिर प्लस कितना आ गया ये वाई कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर प्लस कितना आ गया ये जेड कैप पार्सल ओवर पार्सल जेड आ गया, और डॉट डॉट मैं सिर्फ एक्स वाले ले रहा हूँ, एक्स कैप वाले ले रहा हूँ, और बाकी को इग्नोर कर क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ इसको लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये दिस इज ई नॉट एक्स एंड एक्स कैप और ई की पावर दिस थिंग आयोटा एक्स और के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस कितना आ जाएगा ये के जेड आ जाएगा। देखो आप लिखना चाहोगे तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसके साथ, और उनको 2 टर्म और आएंगे उनको भी लिख देना। ठीक है, लेकिन मैं उस बचने के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए मैं सिर्फ एक टर्म लिख रहा हूँ। एक टर्म लिखा तो ऑब्वियसली बात है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये एक्स कैप वाले के साथ, तो मेरे पास डेल डॉट ई इज इक्वल टू कितना आ गया ये है मेरे पास ई नॉट एक्स तो कांस्टेंट है, ई नॉट एक्स इससे बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा दिस इज पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ किसका ई की पावर आयोटा एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई और प्लस कितना आ गया ये जेड के जेड आ गया, कितना आ गया जेड के जेड, एंड दिस ब्रैकेट इज सॉरी माइनस ओमेगा टी भी है यहाँ माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर भी कितना आ गया ये माइनस का ओमेगा टी आ गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू, अब ये डिफरेंशिएशन होगा तो मेरे पास कितना आ गया ये दिस इज ई नॉट एक्स और इनटू कितना आ गया, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा आयोटा आएगा, क्योंकि ई की पावर समथिंग का तो ई की पावर समथिंग ही होगा। अगर मैं ऊपर वाले करूंगा तो यहाँ मेरे पास आयोटा आएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा के एक्स तो कांस्टेंट है बिकॉज के इज कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो अगर यहाँ मेरे पास के कांस्टेंट है तो किसका होगा सिर्फ एक्स का, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा मेरे पास यहाँ पर के एक्स बच जाएगा।
के एक्स बच जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड कितना आ गया के जेड आ गया। ठीक है, ऐसा बचा। देखो ये तो मैंने फर्स्ट वाला टर्म सॉल्व किया, उसके बाद सेकंड वाला फिर थर्ड वाला टर्म भी सॉल्व करूंगा। तो सेकंड वाले टर्म से कितना आ जाएगा, सेकंड वाले टर्म से आएगा प्लस का ई नॉट वाई और इंटू कितना आ गया के वाई और इंटू कितना आ गया ई की पावर एक्स के एक्स फिर प्लस कितना आ जाएगा वाई के वाई फिर प्लस जेड के जेड। सिमिलरली जब मैं थर्ड टर्म सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, अगेन यहां कितना आएगा मेरे पास, देखो प्लस का आयोटा के आयोटा जेड सॉरी के आयोटा के नॉट जेड फिर इंटू कितना आ गया ये पूरी चीज और इंटू कितना आ गया यहाँ पर के जेड आया और ई की पावर आयोटा दिस इज एक्स के एक्स फिर प्लस का वाई के वाई फिर प्लस का कितना आ गया ये जेड के जेड आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक टर्म लिया फिर मैंने यहाँ पर तीनों टर्म ले लिए। ठीक है, इसके एनालॉजी क्योंकि ये आने वाला है आंसर। देखो सबसे क्या कॉमन है, ये ई वाला सबसे कॉमन है तो इनको सबसे ओ यार माइनस ओमेगा टी भी होगा, ये बात ध्यान देना, माइनस ओमेगा टी और यहाँ भी कितना होगा ये माइनस का ओमेगा टी और यहाँ भी कितना आएगा माइनस का ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा कुछ आया तो यहाँ से मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू दिस इज आयोटा, आयोटा सबसे कॉमन है, आयोटा भी बाहर ले लो, आयोटा सबसे कॉमन है, अंदर कितना बच गया देखो ई नॉट एक्स के एक्स प्लस ई नॉट वाई और इंटू कितना आ गया के वाई आ गया और इंटू कितना आ गया यहाँ पर ई नॉट जेड इंटू कितना आया के जेड आया और सबसे ये चीज बाहर आ गई। और अगेन जो ई की पावर समथिंग है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो चीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज क्या है मेरे पास, दिस इज ये तो है, ये कौन सी वाली ये के डॉट आर है या नहीं है, दिस इज के डॉट आर। तो ये मेरे पास क्या है ई की पावर आयोटा और फिर क्या बचा के वेक्टर डॉट आर और माइनस ओमेगा टी, ये लिख सकता हूं मैं इन तीनों को, लिख सकता आंसर आज लिख सकता हूं। तो ये पूरी जो लाइन है वो इसमें क्या होगी हमारी कन्वर्ट होगी। अब इसे देखो फिर, तो ये जो चीज लिखी यहां पर ये क्या लिखा है, दिस इज सिंपल ई नॉट वेक्टर डॉट के वेक्टर या फिर के वेक्टर डॉट ई नॉट वेक्टर, लिखा है नहीं लिखा है, आंसर आज लिखा है। तो मेरे पास ये क्या आ गया आयोटा दिस इज के वेक्टर डॉट ई नॉट वेक्टर, आया नहीं आया बिकॉज ई नॉट इक्वल टू कितना है मेरे पास ये है, अगर इनको डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यही तो आएगा जो ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसको क्या लिखता हूं मैं के नॉट डॉट सॉरी के डॉट ई नॉट लिख सकता हूं और इनटू में कितना आ गया ये ई की पावर आयोटा एंड दिस इज के वेक्टर डॉट आर वेक्टर एंड माइनस का ओमेगा इंटू टी आ गया ना। अब इसे देखो ये चीज मेरे पास क्या है, दिस इज ई नॉट ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर एंड माइनस ओमेगा टी एंड दिस थिंग इज इक्वल टू ई, ये किसके बराबर है ई के बराबर है, तो इसको क्या लिखता हूं मैं ई लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास डेल यहां लिखूं इधर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू कितना आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू आयोटा के डॉट ई आ गया, कितना आया आयोटा के डॉट ई बिकॉज दिस थिंग इज इक्वल टू ई, ये किसके बराबर यहां से यहां तक दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर है या नहीं है, किसके बराबर है ई वेक्टर के बराबर, देखो दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर, तो कितना आ गया ये डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू के वेक्टर आ गया एंड सेड सम इक्वेशन नंबर, इसे कितना 11 हो गया था, इसे क्या बोल दो 12 बोल दो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग करते रहना, अगर वहां पर आपकी 12 इक्वेशन हो गई है पहले तो इसे क्या लिख देना 13 लिख देना। ठीक, बात समझ में आई। नाउ ये तो किसने देखा हमने, अभी तो सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ ई देखा है, यानी हमने पहली इक्वेशन देखी। अगर मैं यही चीज दूसरी इक्वेशन में करूं तो सिमिलरली अब दूसरी इक्वेशन का इतना सब कुछ सॉल्यूशन तो कैलकुलेशन तो करने वाले है नहीं हम, तो जैसे मैंने इसके लिए कैलकुलेट किया वैसे ही एच के लिए भी कर देंगे। तो यहां पर लिख के चलेंगे सिमिलरली जो डाइवर्जेंस ऑफ एच होता है वो कितना होता है, जीरो होता है नहीं होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो डाइवर्जेंस ऑफ एच है उसको क्या लिख सकता हूं मैं आयोटा के डॉट एच, तो डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आयोटा के एच एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 13, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 13 बोल दो। ठीक है, आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपका इतना ही टाइम ये लेगा। जहां पर सिंपल क्या करना है एच की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देनी है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो या फिर उसमें ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इतना आएगा। अब उतनी मशक्कत क्यों करें, जब हमने एक के लिए करका दूसरे के लिए तो वही आने वाला है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू आयोटा के डॉट कितना आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुई बात। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब यहां पर जो ये इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 13 है ये हमको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या दे रही है बताओ, सिंस वी नो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू कितना है जीरो है।
अगर डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब जो के डॉट एच होगा वो भी तो कितना होगा, जीरो होगा नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। देखो तो सिंस वी नो नाउ सिंस वी नो जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास आयोटा के डॉट ई है वो भी कितना होगा, जीरो होगा। इफ आयोटा के डॉट ई इक्वल टू जीरो, तो आयोटा इधर जीरो हो जाएगा, इधर आके जीरो हो जाएगा आयोटा, तो मेरे पास के डॉट ई इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर के है और एक वेक्टर क्या है, ई है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ऐसा कब होता है? और के इज नॉट इक्वल टू जीरो, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, के और ई दोनों जीरो नहीं है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि के और ई के बीच का एंगल कितना है, 90 है। बिकॉज ये क्या होता है, ये अगर इसको मैं ओपन करूंगा, मैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस जीरो होता है, 90 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो k है मेरा वो क्या है, परपेंडिकुलर, या फिर जो e है मेरा वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द k है। यानी एंगल बिटवीन k एंड e इज 90। यानी यहां पर जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो कितना है, 90 है, तभी ये कितना आया, जीरो आया। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाई मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या कंडीशन अप्लाई कर रही है कि जो k है वो हमेशा क्या होगा, e के परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर थोड़ा बहुत ट्रांसवर्स नेचर की फीलिंग आ रही है आपको, ऑब्वियसली बात है आ रही है, क्योंकि कैसे बोल रहा है उसने, परपेंडिकुलर बोला है। लेकिन जब मैं किसको देखता हूं, इक्वेशन नंबर 13 को देखता हूं। अब किसको देखो, इक्वेशन नंबर 13 को देखो। नाउ इन इक्वेशन 13 अगर मैं 13 को देखूंगा तो यहां मेरे पास क्या है, सिंस वी नो जो डाइवर्जेंस ऑफ एच होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। और अभी हमने डिस्कस किया कि डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू कितना है, आयोटा के डॉट एच के बराबर है। तो इट मीन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। इफ दिस इज इक्वल टू जीरो तो इट इंप्लाइज दैट कि ई के डॉट एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो, इट मीन दिस के इज परपेंडिकुलर टू एच। जो मेरे पास के होगा वो क्या होगा, एच के परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? अगेन दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन विच इज इंप्लाइज बाई मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, जो किसकी वजह से आई, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की वजह से आई। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है कि जो h होगा वो k के परपेंडिकुलर होगा, और फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, जो e होगा वो k के परपेंडिकुलर होगा। यानी बोथ h एंड k आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यहां पर लिख के चलेंगे, बोथ h एंड k आर perpendicular to the direction of propagation of wave, direction of propagation of wave। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ एक चीज और हम यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया का एक मैथमेटिकल स्टेप अपना सकते हैं विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस आइडिया, और जो हम यहाँ पर ट्रिक लगाने वाले हैं या बोल सकते हैं जो हम मैथमेटिकल यहाँ पर एक स्टेप अपनाने वाले हैं, ये स्टेप आपको फ्यूचर में क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक चीज देखो यहाँ पर, ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई है एंड डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू आइटा के डॉट ई है, और ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एच है एंड डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू आइटा के डॉट एच के बराबर है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराऊं, मैं सॉरी इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कराऊं, या फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कराऊं, तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं कि डाइवर्जेंस या डेल इज इक्वल टू आयोटा के। जो डेल है उसकी जगह मैं सीधे क्या पुट कर दे रहा हूं, आयोटा के पुट कर दे रहा हूं। कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? आंसर हाँ जी कर रहा हूं। तो ये जो चीज है ना, ये जो मैथमेटिकल स्टेप है, ये आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े स्टेप आपके क्या कर सकता है, छोटे कर सकता है। जैसे कि यहां पर हमने सीधे पुट कर दिया, सिमिलरली बोल दिया हमने सीधे डेल के जो कितना पुट कर दिया, आयोटा के पुट कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं मैथमेटिकली। फिजिकली इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ मैथमेटिकली देयर इज ए रिलेशन कि डेल इज इक्वल टू किसके बराबर है, मेरे पास आयोटा के बराबर है। एंड ऑल्सो ऐसे लिख के चलो, एंड ऑल्सो मत लिखो, नोट करके लिखो, नोट कि जो मेरे पास डेल है वो किसके बराबर है, बराबर नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। डेल इज इक्विवेलेंट टू आयोटा के वेक्टर वेयर के इज
प्रोपेगेशन कांस्टेंट या प्रोपेगेशन वेक्टर, जहां के क्या प्रोपेगेशन वेक्टर है और जो डेल है वो क्या मेरे पास सिंपल यहां पर डेल ऑपरेटर है। क्लियर हुई बात। और ये कब होगा? ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ केस, या बोल सकते हैं ओनली व्हेन वेव इज इन फ्री मीडियम। ओके, क्लियर है बात। तो डेल को किससे रिप्लेस कर देंगे? आपसे हम आयोटा के से रिप्लेस कर देंगे, और इससे क्या होगा, हमारे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे और एक एक लाइन में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज अवर मास्टर ट्रिक, या फिर नोट करके लिख दो। ठीक, नाउ अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, हाँ जी हमको पता चल गया कि E इज परपेंडिकुलर टू K एंड H इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू K, बट द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड H। E और H का रिलेशन क्या है, यानी E और H एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि अवर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन Z डायरेक्शन, अवर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन Z डायरेक्शन एंड हियर वी हैव दिस इज X एक्सिस एंड दिस वन इज Y एक्सिस, तो अगर मेरे पास जो E है वो भी X डायरेक्शन में है और H भी X डायरेक्शन में है, तब भी तो ये क्या हुए, Z के परपेंडिकुलर हुए नहीं हुए। मैं यही बोल सकता हूं कि जो E है मेरा वो Y डायरेक्शन में है और H जो मेरा है वो भी क्या है, Y डायरेक्शन में है, तब भी वो क्या होंगे, Z के परपेंडिकुलर होंगे। मैं ये भी बोल सकता हूं कि E इज अलोंग Z एक्सिस एंड H इज अलोंग Y एक्सिस, तब भी वो क्या होंगे, Z डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। तो इन तीन केस में से कौन सा केस E और H के लिए क्या होगा, सुटेबल होगा, वो हमें क्या करना है, अब देखना है। ठीक है, तो नाउ और इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे जो मैक्सवेल की कौन सी है, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, नाउ अगेन इतनी बात पता चल गई, तो अब लिखो यहां पर नाउ अगेन यूज इक्वेशन 2C को यूज करो। तो इक्वेशन 2C क्या बोल रही थी हमको, 2C बोल रही थी कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एंड दिस इज डेल H डिवाइड में कितना था, डेल T था, ऐसा बोल रही थी हमको। इक्वेशन नंबर 2C हमें कुछ ऐसा बोल रही थी कि माइनस का म्यू नॉट डेल H डिवाइडेड बाई डेल T ना। अब हमारे पास E भी था और H भी था, दोनों के वैल्यू यहां पुट करो तो जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, मतलब इसमें क्या करो, जो E और H हमने निकाल रखे ना उनको यहां पुट कर दो। देखो E क्या था मेरे पास, H क्या था, ये मिटाऊं मैं, ये हो गया ना था यार, मिटा दिया मैंने पहले। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो ये मेरे पास है, यहां पर E की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, देखो दिस इज कर्ल ऑफ E का मतलब कितना हुआ, दिस इज E नॉट E की पावर आयोटा, दिस इज K डॉट आर कैप, फिर माइनस का ओमेगा टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट और फिर कितना आ गया ये पार्सल ओवर पार्सल टी, और H की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज H नॉट वेक्टर एंड E की पावर आयोटा, दिस इज K डॉट आर कैप एंड माइनस का कितना आ जाएगा, ये ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, एंड ओके दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ना अब इसे देखो, इसे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हमारे डाइवर्जेंस निकालने में ही हवा निकल गई थी, उतना बड़ा कैलकुलेशन हो गया था। अब अगर कर्ल निकालने जाऊंगा, कर्ल की वहां पर पूरी वो मैट्रिक्स वाली चीज लगाऊंगा, या फिर जो डिटरमिनेंट में निकालता हूं लगाऊंगा, तब तो मेरा पूरा दिन यहां पर खत्म हो जाएगा। अब क्या यूज करेंगे हम, ये चीज जहां मेरे पास डेल है वहां क्या पुट कर दो, आयोटा के पुट कर दो, बात ही खत्म हो जाती है। यानी जो चीज कम से कम 2 पेज में जाती वो हमने सिर्फ एक लाइन में क्या कर दी, सॉल्व कर ली। तो सिंपल यहां पर डेल की जो कितना पुट कर दोगे आप, आयोटा के पुट कर दोगे। नाउ पुट डेल इक्वल टू आयोटा के। सो नाउ तो यहां पर लिख के चलो, डेल की जो कितना आ जाएगा, आयोटा के आ जाएगा। तो डेल इक्वल टू कितना है, आयोटा के है, तो डेल की जगह आयोटा के क्रॉस कितना आ गया, ये है मेरे पास। अब ये तो चीज क्या है, ये ई है मेरे पास, इसको जो ई रहने दो, तो दिस इज ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, देखो स्पेस के रिस्पेक्ट में नहीं है, किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो एच नॉट और के आर ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और सिर्फ ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये एच नॉट तो बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, दिस इज एच नॉट विल कम आउट एंड ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन, ई की पावर समथिंग ही होता है, एंड दिस इज के डॉट आर कैप, फिर माइनस का ओमेगा टी, और फिर इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा मेरे पास कितना, माइनस का आयोटा ओमेगा बच जाए, कितना बचेगा, माइनस का आयोटा ओमेगा बचा। ओके, तो इसको इधर ले आओ, देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास आयोटा के क्रॉस ई इज इक्वल टू कितना आया, यह है मेरे पास कितना, आयोटा ओमेगा ये म्यू नॉट एंड दिस थिंग इज एच नॉट इंटू ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना चला रहा है, एच के बराबर है, तो ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, एच आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब देखो
तो हियर वी हैव दिस थिंग कि आयोटा के इज इक्वल टू कितना आ गया, आयोटा के क्रॉस ई इक्वल टू आयोटा ओमेगा म्यू नॉट इंटू कितना आ गया, एच आ गया। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, हाँ आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास के क्रॉस ई इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, ओमेगा म्यू नॉट इंटू कितना आ गया, एच आ गया। क्या आया, ओमेगा म्यू नॉट इंटू एच। नाउ इसको क्या कर दो, इसको कुछ इक्वेशन नंबर कितना हो गया था, 13 हो गए थे, तो इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 14 बोल दो। ठीक है, देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। फिलहाल के लिए ऐसे रहने दो, इंफॉर्मेशन अभी देखते हैं। अब आओ कहां पर, इक्वेशन नंबर 2c, अरे यार ये 2c नहीं था, ये क्या लिखा मैंने, हाँ 2c सही है। अब लिखो इक्वेशन नाउ इन इक्वेशन अगेन किस में, इक्वेशन 2d में। देखो 2d क्या थी मेरे पास, वो थी मेरे पास कुछ ऐसा कि कर्ल ऑफ h इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी, ऐसा था, हाँ कितना था, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी के बराबर था, यही था ना, हाँ यही था। तो अब सिंपल से यहाँ पे इसकी तो कितना आ जाएगा, इसको तो आ जाएगा मेरे पास कितना, आयोटा के, तो आयोटा के क्रॉस कितना आ गया, ई आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और डेल बाय डेल टी। जब भी डेल बाय डेल टी आता है तो डेल बाय डेल टी की जो कितना आता है, देखो अभी देखना कितना आता है। अगर मैं क्या करूं, डेल बाई डेल टी ऑफ ई वेक्टर निकालूं, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ ई नॉट ई की पावर आयोटा, दिस इज के डॉट आर एंड माइनस का ओमेगा टी। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा नोट हम लिखेंगे, तो दिस इज डेल बाई डेल टी इंटू ई ऑफ ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और वेक्टर होगा, ठीक है, ई नॉट वेक्टर, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ई की पावर आयोटा के माइनस का आर कैप और माइनस का ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, फिर ऊपर का डिफरेंशियल करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का आयोटा ओमेगा, कितना आया, माइनस आयोटा ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास डेल बाई डेल टी ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का आयोटा ओमेगा एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू कितना आ गया, ई आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल बाई डेल टी इज इक्विवेलेंट टू माइनस का आयोटा ओमेगा। ये बोल सकते नहीं बोल सकते हम, आंसर है हाँ जी बोल सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसे यहाँ पर के इक्वल टू कितना लिखा हमने, आयोटा के लिखा, उस तरीके से डेल बाई डेल टी की जो क्या कितना पुट कर सकते हैं हम, माइनस का आयोटा ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो एक काम करो यहाँ पर डेल बाई डेल टी की जो कितना पुट कर दो, माइनस का आयोटा ओमेगा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का आयोटा ओमेगा और इंटू कितना आ गया, ई आ गया। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, ये सिंपल क्या हो रही है, मैथमेटिक्स हो रही है। कंपेयर करो दोनों ना, कंपेयर कराओगे तो कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का आयोटा ओमेगा। ये सिंपल क्यों किया हमने, ताकि हमारा जो केस है ना वो सिंपल हो जाए, ताकि हमको कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, हमको बार बार जो डिफरेंशिएशन है वो सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, बार बार हमको डेल ऑपरेटर इंप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। जहां कभी भी अभी हम फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन देखेंगे, सिंपल डेल की जो कितना पुट कर देंगे, आयोटा के पुट कर देंगे, डेल बाई डेल टी की जो पार्शियल होगा पार्शियल टी की जो कितना पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा टी पुट कर देंगे। आई बात समझ में? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज आयोटा के क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ गया, माइनस का आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन और इनटू कितना आ गया, ई आ गया। तो दिस इज माय कंडीशन विच कम फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ पे मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। उससे पहले उसके बाद आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आएगा मेरे पास कितना, के डॉट ई इज इक्वल टू, दिस इज माइनस का ओमेगा एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया, ये आ गया। आया नहीं आया, आंसर है हाँ जी आया। ओ सॉरी 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 ये एच है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं भी दिस इज एच, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज एच। तो के क्रॉस एच इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का ओमेगा ई इंटू माइनस का ओमेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आ गया, एंड सेट इज सम इक्वेशन नंबर 15। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 15 बोल दो। अब देखो, अब ध्यान दो किसको, इक्वेशन नंबर 14 को देखो। देखो इक्वेशन नंबर 14 क्या करी है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 14, फ्रॉम इक्वेशन 14 देखो क्या बोल रहा है,
जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो मुझे एक एच वेक्टर मिला नहीं मिला? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक एच वेक्टर देता है, और हम सब जानते हैं कि दिस एच वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द के एंड ई बोथ। ये के भी परपेंडिकुलर होगा और ई के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे हमको एक चीज पता चल रही है कि दिस एच इज परपेंडिकुलर टू द के एंड दिस एच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ई। ठीक है, पता चल रहा है हमको यहां से। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? इस इक्वेशन नंबर 14 से आई। नाउ अब आते हैं कहां पर? इक्वेशन नंबर 15 पर। इन इक्वेशन नंबर 15, तो फ्रॉम इक्वेशन 15 देखो इक्वेशन 15 क्या बोल रही है कि दिस के क्रॉस एच इक्वल टू कितना है मेरे पास? ई के बराबर है, यानी माइनस का दिस थिंग है, यानी ऐसा कुछ है, यानी ई के बराबर है। अगेन यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस ई इज परपेंडिकुलर टू द एच। जो मेरे पास ई है वो क्या है मेरा? ई इज परपेंडिकुलर टू द के है पहले तो, यानी प्रोपगेशन वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या है कि दिस ई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द एच। जो ई है मेरा वो भी क्या है? एच के परपेंडिकुलर है। यानी ये दोनों इक्वेशन दो इंफॉर्मेशन दे रही है कि एच इज परपेंडिकुलर टू द के एंड एच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ई। आई बात समझ में? यानी एच और ई दोनों के परपेंडिकुलर हैं, एच और ई दोनों के परपेंडिकुलर हैं, और एच और ई दोनों साथ में भी क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसको मैं कैसे दिखा सकता हूं? देखो एक डायग्राम से अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी के इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ई की बात करूं, अगर मैं थोड़ी देर अज्यूम करूं कि ई इज इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोलूं तो जो मेरा ई है मैंने अज्यूम कर लिया किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एच हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? जेड वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अगर दिस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, तो जो एच होगा वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में हो जाएगा। उसको कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला हमने? सिंपल सी बात है, यहां से कंडीशन निकल के आ रही है और यहां से कंडीशन, और इन दोनों से ये कंडीशन निकल के आ रही है कि एच और ई दोनों क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, और दोनों मिलकर किसके नॉर्मल होंगे? के नॉर्मल होंगे। ठीक है, यानी एच, ई और के तीन ऐसे वेक्टर हैं जो आपस में कैसे हैं? ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? अगर तीन वेक्टर क्या हो? एक दूसरे के नॉर्मल हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। तो यहां पर एच, के और ई एक सेट ऑफ वेक्टर बना रहे हैं, या फिर सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। यानी ये तीनों क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 एंड इक्वेशन नंबर 15। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ होगा। आप लिख भी सकते हो कि वो तो हमने पहले लिख दिया था वैसे यहां पर कि प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा? ट्रांसफर नेचर क्या होगा? हमारा यहां पर प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलो, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर्स इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका नेचर कैसा होगा? ट्रांसफर। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइट करेगा, और वेव कहां की ओर जाएगी? जेड डायरेक्शन में जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ट्रांसफर्स इन नेचर हो गया। यानी जो वाइब्रेशन होंगे मीडियम के या फिर फील्ड के, वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होंगे। ठीक है, ओके। अगर इतना ठीक हो गया तो आगे बढ़े। या फिर उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला देख लें एक बार। देखो एक चीज देखो, यहां से देखो इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 14, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 14, फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इक्वेशन 14 क्या है हमारे पास? देखो वी हैव कि दिस इज के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा म्यू नॉट इंटू एच। ओमेगा म्यू नॉट इंटू कितना है? एच। ऐसा कुछ है हमारे पास। ओके, अगर ऐसा कुछ है और ऐसा मैं बोलूं कि k इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं? k इक्वल टू दिस k इंटू एन कैप लिख सकता हूं। हेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो कितना आ जाएगा ये? k
एन कैप क्रॉस ई, के कांस्टेंट है बाहर चला गया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा म्यू नॉट इंटू कितना आ गया ये एच आ गया, ठीक है। इनको इधर ले आओ तो यहाँ से मेरे पास जो एच है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास के, और अपॉन में कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू म्यू नॉट, और फिर इंटू कितना आ गया ये इंटू आ जाएगा ये कितना एन कैप इंटू ई, एन कैप क्रॉस कितना आ गया ई आ गया। अब यहाँ पर देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ी थी कल, के सी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, ओमेगा इक्वल टू के सी, मैंने कहा था याद रखना, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है के सी होता है, तो दिस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई ओमेगा जो कितना पुट कर दोगे के सी, एंड दिस इज म्यू नॉट, एंड दिस वन इज एन कैप क्रॉस कितना आ गया ये ई आ गया, के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास एच इक्वल टू कितना आ गया 1/c म्यू नॉट इंटू कितना आ गया ये एन कैप क्रॉस कितना आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज माई ए इंपॉर्टेंट रिलेशन, कभी कभी ये रिलेशन पूछ दिया जाता है एग्जाम में आपके, ओके ना। एक काम करते हैं, टाइम देखते हैं, अगर टाइम थोड़ा बचा है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 40 मिनट रुके हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऐसे करके लिखो कि अज्यूम करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट ए की पावर आयोटा, एंड जो वेव है मेरी वो जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है मूव कर रही है, तो यहाँ क्या के जेड आ जाएगा, तो के जेड माइनस का ओमेगा टी और इंटू कितना आ गया यहाँ पर एक्स कैप। एक्स कैप किसको क्या दिखा रहा है कि जो वेव है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स कैप डायरेक्शन में है, और जो मेरे पास एच है वो किस डायरेक्शन में है, वाई कैप डायरेक्शन में, तो एच इक्वल टू एच नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस का ओमेगा टी और इंटू कितना आ गया ये वाई कैप आ गया, ठीक है। तो और यहां पर क्या के जेड है, के जेड का मतलब क्या हुआ कि वेव कैसी है, एक प्लेन वेव है, यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रही है, यानी जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है प्रोपेगेट कर रही है, और किस डायरेक्शन में प्लस जेड, जेड के डायरेक्शन मूव कर रही है, बिकॉज दे बोथ आर पॉजिटिव, सॉरी बोथ आर इन डिफरेंट साइन, ओके, ये बात समझ में आई आपको ना। इसका मतलब जो वेव है अगर किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और हमसे कहा है कि इनका क्या करो स्केच बनाओ, ये कैसे प्रोपेगेट कर रही है इनका मुझे क्या बनाना है स्केच बनाना है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर जो हमने वेव फंक्शन लिखे हुए हैं ये किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हमें क्या करना पड़ेगा पहले इनको रियल फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। रियल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ओरिजिनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका सिर्फ रियल फॉर्म ले लो, यानी जो यहां से एच आ जाएगा, अगर मैं रियल वेव फंक्शन की बात करूं, रियल वेव फंक्शन विल बी कितना हो जाएगा, दिस ई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा कॉस, तो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू कितना आ गया कॉस, और इंटू कितना आ गया के जेड माइनस का ओमेगा टी, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे डेल आ जाएगा, और इंटू कितना आ गया एक्स कैप। अब डेल कहाँ से आया, पीछे जाके देखो, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा आपको कि मतलब ये रियल पार्ट आते ही यहाँ पर डेल कहाँ से आ गया, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा आपको, पीछे जाके देखोगे जो, अगर पीछे जाके नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से एच इक्वल टू कितना आ गया एच नॉट कॉस, अगेन दिस इज के जेड माइनस का ओमेगा टी प्लस का डेल, और इंटू कितना आ गया ये वाई कैप आ गया, ठीक है। यानी जो ग्राफ आएगा ई और एच का वो किसका ग्राफ आएगा, कॉस और कॉस का ग्राफ आएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से दिस इज माई एक्स एक्सेस, सॉरी जेड एक्सेस, एंड दिस वन इज ओवर एक्स एक्सेस, और जो यहाँ को है दिस इज माई वाई एक्सेस, तो ये हमारी क्या है वाई एक्सेस। अब मुझे क्या बनाना है सबसे पहले, कहाँ की सबसे लंबा कर, एक मिनट, ओके देखो ये ओरिजिन है, ठीक ना, और यहाँ पर डेल भी है, यानी इसका मतलब वेव कुछ ना कुछ शिफ्ट हुई होगी। तो अज्यूम करो कि वेव मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वेव कैसे होगी, साइनोसॉइडल नेचर होगी, तो यहाँ पर जो ई की वेव होगी कुछ ऐसे होगी, दिस इज माई लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन, ये बड़ा होगा थोड़ा बहुत, दोनों को बराबर लाना पड़ेगा, हाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी वो कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसे, इस तरीके से, और फिर यहां नीचे की ओर अपोजिट,
दिस इज माई इलेक्ट्रिक, जो रेड वाला है किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स कैप डायरेक्शन। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन वाई कैप डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं वेव बनाऊं यहां पर तो कैसे आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे कुछ आएगा, यूं, फिर इसके पीछे से होकर निकालूं, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे आगे चली जाएगी, ठीक है। और यहां पर जो वेक्टर होंगे किस डायरेक्शन में होंगे, दिस इज इन वाई डायरेक्शन। तो दिस इज जो एच वेक्टर होगा कैसे होगा, ऐसे होगा, प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा मेरा माइनस वाई। ये पूरे आगे तक जाएंगे, हाँ ओके। फिर ऐसे इधर के हो जाएगा यूं करके, लाइक दिस, ये। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और जो मेरी पूरी वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में सी स्पीड से क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। क्लियर होगी इतनी बात। तो दिस इज हाउ वी कैन स्केच दीज टू फंक्शन, ठीक है। और ये डायरेक्शन किसकी है, के की है, ओके। तो यहां से देख सकते हो आप कि ई, एच और के तीनों क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। नाउ अभी वेव खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एक चीज और ऐड होनी है। एक आता है यहां पर, क्या आता है, इंपीडेंस आता है। क्या आता है, वेव इंपीडेंस आता है। फिर आएगा कि पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करो, फिर आएगा यहां पर क्या, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करो, और फिर आएगा क्या, इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर या फिर इंटेंसिटी एक ही बात हुई, ठीक है। और ये करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना अभी इसमें टाइम लगने वाला है। आप पेशेंस बनाए रखिए, एकदम गौर से देखिए लेक्चर को, ठीक है। और ऐसे देखिए कि आपको मतलब इससे कुछ गेन करना है। ऐसे मत देखिए कि मतलब यार एक कल को पेपर है, पढ़ना है, जरूरी है, बेमन से लगे हो वहाँ पर, ठीक है। मन कर रहा है इंस्टाग्राम चला लूँ, मन कर रहा है खाली डेटा खत्म हो रहा है यार इतनी लंबी वीडियो देख के, इसलिए मत देखिए। देखना है तो कुछ सीखने के लिए देखिए, ठीक है, तभी फायदा होगा आपका, ओके। और तभी मुझे भी क्या क्या मिलेगा, एक तरीके से संतोष मिलेगा, या बोल सकते हैं एक कुछ किया है ऐसा भाव आएगा। अगर मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो, मतलब कब कर पाऊंगा, जब आप इसमें क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे। अगर इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, खाली देखना है करके देख दोगे, या फिर किसी की डर से देखोगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो थोड़ा सा उसमें क्या लगता है, अजीब लगता है, ठीक है। और मन से देखो और मन से पढ़ो किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट, न केवल फिजिक्स, आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको एक मन से पढ़ो और उसी में क्या करो, मेहनत करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।